तो हमारी वही हेडिंग अभी चलेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। कंटिन्यू। तो 17 तक प्रॉपर्टीज हम पहले कर चुके हैं, कुछ और एक दो बची हुई, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 18 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 18, और इसमें क्या है, सिग्मा एंड पाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ये। इसको नाम देंगे सिग्मा एंड पाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन से, और पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट से। तो जहाँ कहीं भी सिग्मा लगा होगा, इसका मतलब हमें बहुत सारी एक लंबी सी सीरीज होगी जिसको हटा के उन्होंने सिग्मा नोटेशन का यूज़ किया होगा। और पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर पाई की बात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया है 1+2+3 अप टू डैश डैश एन, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर लिख लेंगे आर। तो आर की वैल्यू पहले 1 रखी गई, फिर 2, फिर 3, और कहाँ तक रखी गई, अप टू n तक। तो इसको सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n बोल देते हैं। यही अगर मल्टीप्लाई में है 1 2 3 अप टू 4 अप टू डैश 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 एन, तो इसको हम पाई करके ऐसे लिखते हैं। पाई का मतलब प्रोडक्ट आर इक्वल टू 1 to n और आर। वैसे इसको एन फैक्टोरियल भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम चूँकि पाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बोलेंगे आर इक्वल टू 1 to n पाई। आर इक्वल टू 1 to n, और ये साथ में क्या हो गया, आर। आर की वैल्यू पहले 1 रखो, फिर प्रोडक्ट में 2, फिर 3, इस तरीके से रखते रखते अप टू कहाँ तक जाएंगे, एन तक। तो ये सिग्मा और पाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, किस तरीके से ये क्वेश्चन में फॉलो करेगी वो देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमें एक क्वेश्चन गिवन है, और उस क्वेश्चन में फिर हम सिग्मा और पाई जो है अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करते हैं सिग्मा और पाई का। तो लिख लेते हैं, एक हमको डिटर्मिनेंट्स ए गिवन है, या कई बार डिटर्मिनेंट को डी आर बोल देते हैं लोग, कि एक डिटर्मिनेंट हमको डी आर गिवन है, आर के टर्म में होता है तो इसलिए इसको डी आर बोल देते हैं। तो इफ़ डी आर इक्वल टू, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डी आर की वैल्यू हमको गिवन है, आर फर्स्ट वाले कॉलम में आर है, 2r-1 है, और 3r-2। दूसरे में है एक्स वाई और जेड, और थर्ड में है हाफ एन इंटू एन प्लस वन। दूसरे में है एन स्क्वायर, और तीसरे में है हाफ एन और 3n-1। 3n-1 ये डी आर की वैल्यू गिवन है, और हमको फाइंड आउट करना है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n डी आर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, जब हम सिग्मा ऑपरेट करेंगे तो किस तरीके से सिग्मा ऑपरेट होगा। जैसे ही हमने यहाँ पे सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n डी आर किया, तो इधर भी सिग्मा ऑपरेट होगा, और सिग्मा जो है वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर आर की वैल्यू 1 से लेके आगे बढ़ रही, मतलब जहाँ पे आर वाले फंक्शन होंगे वहाँ पर सिग्मा ऑपरेट होगा। अब सेकेंड वाले में तो एक्स वाई जेड है, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, और इसी तरीके से यहाँ एन वाले फंक्शन है थर्ड में, तो यहाँ भी नहीं जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में हमने सिग्मा ऑपरेट करा दिया, आर इक्वल टू 1 to n आर। फिर दूसरा सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n 2r-1, और तीसरा सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n 3r-2। ये हो गया हमारा। और यहाँ पर आ गया एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर आ गया हाफ एन इंटू एन प्लस वन।
सेकंड में एन स्क्वायर हो गया और थर्ड में हाफ एन 3n माइनस 1, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ के बाद से हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को उठा लेंगे और उसको अलग से सॉल्व करके देखेंगे। r इक्वल टू 1 टू n r, तो ये 1 फिर 2 फिर 3, अब टू कहाँ तक जाना पड़ेगा हमको, n तक। तो ये तो 1 से लेके n नेचुरल नंबर का सम है, तो ये हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2, या तो AP का सम लगा दे तो भी उससे यही आने वाला है। फिर सेकेंड वाले को हमने एज इट इज़ उठाया, यहाँ रख लिया और उसको सॉल्व करके देखते हैं। r इक्वल टू 1 टू n 2r माइनस 1, तो पहले 1 2 माइनस 1 1, फिर 3 ऑड नंबर मिलेंगे, 1 3 5 7 n टर्म तक है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2, ये 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो ये n हो गया। और यहाँ पर n प्लस 1 माइनस 1 और 1 भी कट हो गया, तो ये आ गया n स्क्वायर। तो सेकेंड वाले को सॉल्व किया तो n स्क्वायर आ गया। अब बचा थर्ड वाला, थर्ड वाले को नोट कर लिया, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 3r माइनस 2, तो 1 रखा तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। और फिर 3 रखोगे तो 9 माइनस 7 9 माइनस 2 7, तो 1 प्लस 4 प्लस 7, 3 3 की गैपिंग में कॉमन डिफरेंस 3 का हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 3 होगी, तो ये बन गया n/2 3n माइनस 3 प्लस 2, तो 3n माइनस 1 देखिए आ गया, तो हाफ यानी कि n/2 हो गया और 3n माइनस 1। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, तो जो फर्स्ट वाले को हमने सॉल्व किया तो ये वाला बन गया सेम एज इट इज़ हाफ n प्लस 1, ये बन गया। जब सेकेंड वाले को सॉल्व किया तो ये n स्क्वायर बन गया, ये देखो सेकेंड वाले को जब सॉल्व किया तो n स्क्वायर बन गया, और जब थर्ड वाले को सॉल्व किया तो ये बन गया। और अगर ये बन गया n/2 3n माइनस 1, तो इसका मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो गई, 0। तो बस यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n dr। और एक बार चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको, वैसे ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू रख के दिखा सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 आ गई, दूसरे में कितनी आ गई थी हमारी 2r माइनस 1 थी, तो ये n स्क्वायर आ गई, और थर्ड में n/2 3n माइनस 1। फिर यहाँ पर x y और z आ गया, और यहाँ पर वही सेम वैल्यू हाफ n प्लस 1 n स्क्वायर और n/2 3n माइनस, और यहाँ लिख दिया हमने C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 होगी, तो आंसर हमारा 0 है। तो कई बार ऐसा होता था कि भाई dr का क्वेश्चन और सिग्मा ऑपरेट करने वाले क्वेश्चन कई बार जेई में पूछे गए हैं, तो उसको देख के ही बच्चे 0 लिख देते थे आंसर, और वो कई बार सही भी हो जाता था। तो फिर जेई वालों ने अपना थोड़ा सा तरीका चेंज किया और फिर क्वेश्चंस को चेंज करना चालू किया। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो देखो उसमें ज़रा देखो 0 आएगा कि नहीं। मोस्टली केसेस में यहाँ पर देख के डायरेक्ट आंसर जो है वो 0 बता देते थे, और वो सही भी होता था। एक दो लाइन चेक करो, अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ ये 0 ही आएगा। 2 टू द पावर r माइनस 1, 3 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर r माइनस 1, 4 इंटू 5 टू द पावर r माइनस 1, और यहाँ पर आ गया x y z, और यहाँ पर आ गया 2 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, और 5 टू द पावर n माइनस 1। देन हमको फाइंड आउट करना है सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n dr। तो एक बार आप इसको सॉल्व करें पूरा, फिर बताएं आंसर क्या है।
ओके सही है। तो देखिए सिग्मा यहाँ पे हमने ऑपरेट कर दिया r इक्वल टू 1 to n डी आर, और ये सिग्मा जो है वो सभी में ऑपरेट हो गया, और सिग्मा अब जो है वो कॉलम में नहीं जाएगा, फर्स्ट रो में जाएगा, क्योंकि ये r के टर्म जो है वो रो के उसमें है। तो 2 इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 3 to the power r माइनस 1, और 4 इंटू 5 to the power, और सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 5 to the power r माइनस, और यहाँ पर x y और ये z है, और यहाँ पर 2 to the power n माइनस 1, 3 to the power n माइनस 1, और 5 to the power n माइनस 1। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। 4 के बाद सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 5 to the power r माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, एक एक पार्ट को उठा लेते हैं और उन्हीं को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 2 to the power r माइनस 1, r की जगह 1 रखा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके n टर्म तक बनेगी ये सीरीज 2 to the power n माइनस 1 तक। फॉर्मूला होता है a की वैल्यू है 1, 2 की पावर 0 1 है, a r टू द r की वैल्यू है 2, तो a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये देखो 2 की पावर n और माइनस 1 नीचे, ये मिल गया हमको 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n और ये माइनस 1। तो ये वाले पार्ट को जब हमने सॉल्व किया फर्स्ट वाले को, तो ये वाला पार्ट हमको मिल गया 2 की पावर n माइनस 1। सिमिलरली जब सेकेंड को आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, सिमिलरली करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आप चाहे तो दूसरे वाले को देख सकते हैं। यहाँ पर 2 है बाहर, और 3 टू द पावर r माइनस 1, तो 2 तो बाहर चलेगा, 3 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, और ये n टर्म तक है, तो a की वैल्यू 1 r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो 3 माइनस 1, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो सिमिलरली थर्ड वाले की वैल्यू भी जो है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 4 टाइम्स 5 टू द पावर r माइनस 1 की वैल्यू 5 की पावर n माइनस 1। तो इसलिए सिग्मा r इक्वल टू 1 to n डी आर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब R1 और R3 जो है वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब चलिए इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस मैं और दे देता हूँ, वो आपके होमवर्क हो जाएंगे, इनको आपको ट्राई करना है। नहीं होंगे तो फिर अगले टर्म पे हम लोग बात करेंगे। एक पाई का भी देख लेते हैं, चलो। अच्छा यहाँ पर अभी पाई का मतलब कुछ खास नहीं है, पाई का मतलब प्रोडक्ट से, तो उसमें सिर्फ हमको प्रोडक्ट ही करना है। जैसे ये क्वेश्चन पाई का दिया हुआ है, इफ डेल्टा आर इक्वल टू, डेल्टा आर की वैल्यू गिवन है कुछ इस टाइप से, आर माइनस 1, आर माइनस 1 का स्क्वायर, आर माइनस 1 का क्यूब, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, और एन फैक्टोरियल का क्यूब, 6 4n माइनस 2 और 3n स्क्वायर माइनस 2। देन हमको वैल्यू जो है बतानी है पाई आर इक्वल टू 2 टू एन प्लस 1 डेल्टा आर, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सेम प्रोसेस है बिल्कुल, कुछ नया काम नहीं करता है, बस पाई को ऑपरेट कर देना। और पाई कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले कॉलम में जहाँ पे आर दिख रहा है। तो पाई आर इक्वल टू 2 टू एन प्लस 1, जब पाई ऑपरेट कराए यार डेल्टा आर के साथ, तो देखो क्या बन जाएगा। पहला बनेगा पाई आर इक्वल टू 2 टू एन प्लस 1, ब्रैकेट में आ जाएगा आर माइनस 1, पाई आर इक्वल टू 2 टू एन प्लस 1, और ये आ जाएगा आर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये पाई आर इक्वल टू 2 टू एन प्लस 1 आर माइनस 1 का क्यूब। यहाँ एन फैक्टोरियल, यहाँ एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, और यहाँ एन फैक्टोरियल का क्यूब। 6 4n माइनस 2 और 3n स्क्वायर माइनस 2n। अब क्या करेंगे,
अब इसके बाद हम करेंगे ये कि यहाँ पर एक एक पार्ट को उठाएंगे और उसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो r की वैल्यू 2n+1 हमने फर्स्ट वाले r-1 को सॉल्व किया। तो r की वैल्यू 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 आ गया। फिर पाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर 2 के बाद 3 माइनस 1 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। और जब 2 रख दिया यहाँ पे, जब n+1 रख दिया तो n आ गया। तो 1 से लेके n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। सिमिलरली दूसरे वाले में क्या हुआ, सेम ही तो है बिल्कुल, बस r-1 का यहाँ स्क्वायर हो गया। तो ये 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर से लेके ये n स्क्वायर तक आ जाएगा। तो ये n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा n फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा। तीसरा जो है वो n फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा। r इक्वल टू 2n+1 r-1 की पावर 3, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक। तो अब जब यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे आप, तो पाई r इक्वल टू 2n+1 डेल्टा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम रखना चाहें तो यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल का स्क्वायर और यहाँ n फैक्टोरियल का क्यूब। सेकेंड कॉलम भी एज इट इज़ ही आने वाला है, सेम आएगा। और थर्ड तो हम अलग है ही है, 6 4n-2 और 3n² -2 है। तो यहाँ पर हम क्या इसको बोल नहीं सकते कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि C1 और C2 कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0। तो आंसर हमारा 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, क्लियर है बात ये? चलिए, तो फिर अब आगे क्वेश्चंस कुछ और होमवर्क में लिख लेते हैं। इनको आपको ट्राई करना है, नहीं होंगे तो फिर हम अगले टर्म पे इनके बारे में बात करेंगे। Let n be a positive integer and डेल्टा r की वैल्यू गिवन है 2r-1 n² -1 cos square n² ncr 2 to the power n cos square n 1 n+1 और cos square n+1 ये गिवन है। देन सिग्मा r इक्वल टू 0 to n डेल्टा r की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ डी के इक्वल टू के टर्म में एक सीरीज दी हुई है, डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन है 1 n और n ऐसे करके गिवन है। और यहाँ पर है 2k n² प्लस n+2 और n² प्लस n। और तीसरे में है 2k -1 n² और n² प्लस n+2 एंड एक और वैल्यू गिवन है सिग्मा k इक्वल टू 1 to n डी के, इसकी वैल्यू गिवन है 48। देन हमको वैल्यू जो है वो n की बतानी है क्या होगी। तो देखो ये चेंज हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर डी की वैल्यू 0 नहीं आएगी। डी की वैल्यू की जगह पे हमको 48 रखना है और फिर जो है वो पूरी एक क्वेश्चन पूरा डिटर्मिनेंट के टर्म में बन जाएगा। उस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो उसके बाद जो है वैल्यू n की मिलेगी। ऑप्शन है 4 6 8 और डी है नल। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा। थोड़ा सा अलग होगा, इसको अच्छे से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे बात करेंगे। फिर लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ
डेल्टा आर इक्वल टू गिवन है 2 to the power r minus 1 r plus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 plus 1 बाई r 4r क्यूब माइनस 2nr और यहाँ पर है a b और ये c और यहाँ पर है 2 to the power n माइनस 1 n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 और n क्यूब इंटू n प्लस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है देन हमको वैल्यू बतानी है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n डेल्टा r इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में ए बी सी है, बी ऑप्शन में है n प्लस 3 का फैक्टोरियल, सी ऑप्शन में है a इंटू एन फैक्टोरियल प्लस b इंटू 2 to the power n प्लस c और डी ऑप्शन में है 0। तो एक ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। फिर एक और लिख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। if dk equal to 3 to the power k 1 upon k plus 1 k plus 2 cos of k plus 1 into theta दूसरे में क्या है 3 to the power n minus 1 upon 2 n upon n plus 1 और ये है sin n theta by 2 cos of n minus 1 theta by 2 होल डिवाइडेड बाई sin theta by 2 और थर्ड में है a b और c। देन हमको वैल्यू जो है वो बतानी है सिग्मा k इक्वल टू 0 to n माइनस 1 डी के इज इक्वल टू ए ऑप्शन में गिवन है इंडिपेंडेंट ऑफ n, इंडिपेंडेंट ऑफ n, बी ऑप्शन में गिवन है इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी, सी ऑप्शन में गिवन है ए प्लस बी प्लस सी और डी ऑप्शन में गिवन है नन ऑफ दीज। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी नंबर 18 जो हमने पढ़ी उससे रिलेटेड है। अब आगे एक और लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 19। उसमें भी कुछ ऐसा ही काम है, बस वहाँ सिग्मा और पाई की जगह जो है वो इंटीग्रेशन आ जाएगा कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है डिटर्मिनेंट का तो कैसे करेंगे। मतलब n का टर्म नहीं होगा, बाकी सारे टर्म होंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब n वाला टर्म नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन का
हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 19। इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। पहले इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे बाद में। अभी पहले देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स का क्या मतलब है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन होगा और कहेगा कि इसको इंटीग्रेट करिए। तो किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे देख लेते हैं। सपोज करिए डेल्टा ऑफ एक्स इक्वल टू हमको गिवन है। लेट डेल्टा ऑफ एक्स इक्वल टू, एक हमको डिटर्मिनेंट गिवन है f1x, f2x और f ऑफ 3। कोई फंक्शन गिवन होंगे f1, f2, f3। बाकी सारे कांस्टेंट है ए बी सी डी ई एफ। ये सारे के सारे सेकेंड रो और थर्ड रो जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि f1, f2, f3 जो है f1x, f2x और f3x, ये तो फंक्शन ऑफ x है, आर द फंक्शन ऑफ x एंड ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट। देन अगर हमको बोला जाए कि भाई इंटीग्रेट करिए इसको, कोई लोअर लिमिट और अपर लिमिट करके ऐसे दिया हो, लिमिट कह दे कि भाई लिमिट जो है वो, चलो ए बी यहाँ लेट किया है तो हमने पी क्यू ले लिया, पी से क्यू तक डेल्टा ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो, लेकिन हमारे पास हमें दिख रहा है कि सारे के सारे कांस्टेंट है, सिर्फ पहली वाली ही तो रो जो है वो वेरिएबल है, वही उसी को इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर बस कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि जो सेकेंड रो या थर्ड रो जो है वो कांस्टेंट हो, सिर्फ एक ही रो हो। तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन को लेके जाएंगे f1 के पास, सिर्फ उसी को इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर कर देंगे जैसे कि डेफिनेट में करते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि जो बाकी दोनों रो हो, या हो सकता है कॉलम की बात हो तो दोनों कॉलम हो, किसी एक कॉलम में हो वेरिएबल, बाकी सब में कांस्टेंट हो, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन को अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन कब, जब दो रो या दो कॉलम कांस्टेंट हो, तब तभी ये डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। कब ये डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, एप्लीकेबल ओनली व्हेन टू रो और टू कॉलम आर कांस्टेंट। अब अगर कांस्टेंट ना हो, सपोज करिए कांस्टेंट ना हो, तो क्या करेंगे, तो फिर हमने डेल्टा एक्स एक और एज्यूम कर लिया। लेट डेल्टा एक्स इक्वल टू, या डेल्टा डैश एक्स, कुछ भी कह दो उसको, कुछ दूसरा नाम ले लो, डेल्टा वन एक्स कर लो, या डेल्टा वन वाई कर लो, डेल्टा वाई कर लो, कुछ भी एक नया नाम दे देते हैं इसको। तो अगर हमने डेल्टा वाई इक्वल टू ऐसे ले लिया कि ये हो गया एफ वन वाई, ये हो गया एफ टू वाई और ये हो गया एफ थ्री वाई, और यहाँ पर भी एफ फोर वाई हो, एफ फाइव वाई हो और f6 हो, और हो सकता है कि थर्ड भी कांस्टेंट ना हो, या हो सकता है कांस्टेंट हो। दोनों के लिए सेम ही रूल है। क्या रूल हो जाएगा कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सॉल्व द डिटर्मिनेंट,
सॉल्व द डिटर्मिनेंट का मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे एंड देन इंटीग्रेट, उसके बाद ही इंटीग्रेट करोगे, पहले इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में कर दिया ना इंटीग्रेट, लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सॉल्व द डिटर्मिनेंट और उसकी कोई एक वैल्यू आएगी देन इंटीग्रेट इट। तो अब बात क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम पहले उस डिटर्मिनेंट को, हाँ बिल्कुल करवाता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हम इंटीग्रेट कब करेंगे, कब डायरेक्ट कर देंगे, उसका आइडिया हमको होना चाहिए। अब देखो इसमें हमने क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन को करने में, क्योंकि हमने अभी डेफिनेट नहीं पढ़ा हुआ या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है अभी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन का आइडिया अभी नहीं है। थोड़ा बहुत तो होगा ही कि नहीं है, तो बस इसलिए इसमें प्रॉब्लम है इसके क्वेश्चन को अभी करने में। अगर हम इसको डेफिनेट के बाद करेंगे तो फिर आइडिया ज़्यादा रहेगा कि यहाँ कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी क्या है, अभी हम कर तो देंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं आता है तो फिर हम कैसे सॉल्व करें। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन को लिख लेना, लेकिन उसको अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन जो है आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमको आइडिया ही नहीं कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा, तो फिर उसको करने का कोई फ़ायदा है नहीं, वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। बस हमको अभी डेफिनेट तक हमको ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन जो है वो जब आएगा तो हमारे पास अगर दोनों रो में आया तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे, और अगर सिर्फ एक ही रो में आया तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल तो बना ही सकता हूँ, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश। डेल्टा ऑफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है, लिमिट में ऐसे डिटर्मिनेंट गिवन है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1 2 3 और 4 5 6, और हमसे कहा जा रहा है देन फाइंड लिमिट 2 to 3 और डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो अब हम देख रहे हैं कि पहली रो में तो वेरिएबल है, बाकी जो दो रो है वो तो कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट जो है यहीं पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन को यहाँ पर ले जा सकते हैं। जैसे लिमिट 2 to 3 डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट पुट कर दिया 2 to 3 एक्स डी एक्स, 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स और 2 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 1 2 3 और 4 5 6। क्या हम इसको पहले, अगर हम डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करके फिर इंटीग्रेट कर दें तो क्या चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्ट वाला हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट करने के बाद जो तुम पहली वाली रो को सॉल्व करो, हो सकता है वही रो जो है वो सेकेंड वाली या थर्ड वाली सेम बन जाए, तो इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देखते ही ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रेट करने लगते हैं। अगर हम इसको पहले डिटर्मिनेंट को पूरा सॉल्व कर ले देन इंटीग्रेट करें तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी दूसरे वाले केसेस में तो वही करना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर बस अब इसको इंटीग्रेट करना है और फिर सॉल्व करके वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे x को करोगे तो कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 3, यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 2 to 3, और यहाँ पर x की पावर 4/4 लिमिट 2 to 3। इतना तो मेरे ख्याल से डेफिनेट का आइडिया होगा, आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा।
1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 3 पहले पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 1/3 बाहर आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और यहाँ पर 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और फिर इसको जो है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आंसर आ जाएगा, क्योंकि बस न्यूमेरिकल वैल्यू बचेंगी, हमको एक्सपेंड कर देना है इसको। तो कुल मिला के बताने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि अगर मान लिया एक ही में है तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लो गलतियाँ कहाँ पर होंगी वो भी मैं बता देता हूँ। जो रॉन्ग अप्रोच होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे मान लिया क्वेश्चन हमको डेल्टा ऑफ एक्स ये दिया हुआ, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब छोटा ही लेना है और यहाँ पर रूट एक्स, यहाँ पर x की पावर 3/2, यहाँ पर x की पावर 1/3 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है। अब किसी ने डायरेक्ट जो है पूछा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू बता दो, तो जिसने ऐसे कर दिया उसका गलत हो जाएगा। कैसे? जिसने ऐसे कर दिया कि भाई लिमिट 1 to 2 हाँ एक्स डी एक्स, लिमिट 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स, और पहले में अगर एक ही में होता तब भी चलता, लेकिन यहाँ पर तो दो दो में वेरिएबल है तो आप दो में डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। मेन मोटो बताने का बार बार यही है कि अगर दो में आ जाए या तीनों में आ जाए तो हम डायरेक्ट अप्लाई यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बस, और इसमें खास कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ये जिसने भी कर दिया उसका जो है वो गलत हो गया, ये रॉन्ग अप्रोच है। ठीक, तो सही अप्रोच क्या होगी, तो राइट अप्रोच क्या हो जाएगी, तो राइट ये होगी कि पहले आप इसको क्या करें, तो इस डेल्टा एक्स को पहले आप एक्सपैंड कर लें। जो डेल्टा एक्स है फर्स्ट एक्सपैंड कर ले इसको, मतलब इसको सॉल्व कर ले और एक्सपैंड करने के बाद एंड देन इंटीग्रेट, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बार बार रोकने का पर्पज़ मेन यही है कि आपको इस तरीके से इसको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन इसको अभी आप कर नहीं पाएंगे, इसको सिर्फ आप अपनी याददाश्त के लिए लिख लें, तो जब डेफिनेट कर लेंगे आप तब उसके बाद इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो इसको यहीं पर लिख लेते हैं ताकि जब हम पढ़ लें तो यहाँ पर आके उसको सॉल्व कर सकें। साइन टू द पावर 5x ln साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये जब डेफिनेट का पूरा आइडिया हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। के इक्वल टू 1 to n के, और यहाँ पर पाई के इक्वल टू 1 to n के, और यहाँ पर 8/15 आ जाएगा, यहाँ पर पाई/2 ln 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है इंटीग्रेट करना है। इसकी वैल्यू बतानी है 0 to पाई/2 fx dx, यानी कि सब में जो है वो लिमिट 0 to पाई/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी फर्स्ट वाले रो में, क्योंकि सब में x आ रहा है, और लिमिट जो है लिमिट 0 to पाई/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to पाई/2 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कब सॉल्व करना है, आफ्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। सेकेंड बुक में
सेकेंड चैप्टर है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात? किसी में कोई प्रॉब्लम अभी भी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ और काम करते हैं आगे का। एक और क्वेश्चन लिखते हैं जरा, ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 26, 3 प्लस अंडर रूट 65, 2 रूट 5, 5 और रूट 15, अंडर रूट 5, अंडर रूट 10 और 5। इसकी वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है 5 रूट 3, रूट 6 माइनस रूट 5, 5 रूट 3, रूट 6 माइनस 5, 5 रूट 3, रूट 6 प्लस रूट 5। ये कभी जेई में तो नहीं आया है, लेकिन ये रुड़की पहले चलता था, जो अब आईआईटी के साथ मर्ज हो गया, तो उस रुड़की में जो है ये क्वेश्चन आया है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। रुड़की जो है अब आईआईटी के साथ अब मर्ज हो चुका है, तो रुड़की का क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की करके अब हो गया है। तो करें, आप एक बार इसको ट्राई करें, देखें कैसे करेंगे। था कि हम 3 के साथ रूट 13 के साथ 15 और 3 लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं, लेकिन अगर हम रूट 26, 13, 26 और 65 को अगर अलग कर लेते हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये सब 13 के मल्टीपल है और 13 की टेबल में आ रहे हैं, तो ईजिली ये कॉमन आ सकते थे। बस इसमें यही एक समस्या थी, अगर ये हमें दिखाई दे जाएगी तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है। 13, 26 और 65, और बाकी 2 रूट 5, 5 और रूट 15 ये अलग कर लेते हैं, रूट 5, रूट 10 और 5। क्योंकि प्लस में है तो हम इधर उधर तो लिख ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और रूट 3 के साथ रूट 15 को ले लेते हैं और 3 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर रूट 3 भी देखो कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो ये बस पहली लाइन, जब हम पहला कदम अपना सही चलाएंगे तो फिर हम आंसर तक पहुँचने के पात्र हो सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो फिर हम गलत ट्रैक में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमने रूट 13 कॉमन ले लिया, दूसरे से रूट 5, तीसरे से रूट 5 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही हमने यहाँ से कॉमन लिया, देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 रूट 2 और रूट 5। यहाँ से रूट 5 कॉमन हुआ तो 2 रूट 5, और 5 3 जा 15 होती है, तो 5 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया। यहाँ 1, ये रूट 2 और ये रूट 5। यहाँ से हमने रूट 3 कॉमन लिया फर्स्ट वाले से, दूसरे से रूट 5, तीसरे से रूट 5, तो ये 1 3 5 जा 15 हो गया, और ये रूट 3 हो गया, ये 2, ये रूट 5 और ये रूट 3, क्योंकि 5 तो कॉमन चला गया, और यहाँ 1 रूट 2 और रूट 5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल, तो इसलिए यहाँ पर देखो फ़ायदेमंद हो गया ये। 1 रूट 2 रूट 5, 1 रूट 2 रूट 5 कॉमन थे,
तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो गई। यहाँ पर 5√3 हो गया, √5 तो अब ये बन गया हमारा 5√3। और यहाँ पर अब हम क्या करें, इसको अगर हमें कुछ करना है जीरो, तो हमें दिख रहा है कि C1 और C2 में अगर हम C1 माइनस C2 करते हैं तो एक ज़ीरो तो कम से कम हमको मिलेगा ही मिलेगा। हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक दो ज़ीरो मिनिमम मिल ही रहा है। तो हमने क्या कर दिया, C1 में C1 माइनस C2 कर दिया, तो ये -1 हो गया, ये ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पर 2√5√3 हो गया और ये 1√2 और √5 हो गया। अब बस हमने एक्सपेंड कर दिया किसके अलावा, C1 के अलावा, क्योंकि C1 में एक ही -1 है, बाकी दो तो ज़ीरो है। 5√3 तो बाहर रह गया और बाकी अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 के साथ इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें, तो 5 माइनस √6, 3 2 6 हो गया, तो √6। तो ये 5√3 बाहर हो गया और √6 माइनस 5, ये हमारा आंसर हो गया, 5√3 √6 माइनस 5। तो ये बी ऑप्शन जो हमारा था, देखो 5√3 √6 माइनस 5, ये हमारा आंसर करेक्ट आ गया। अभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो एक और जेई का क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। 1 log x बेस वाई log x बेस जेड log y बेस x 1 log y बेस जेड log z बेस x और log z बेस y और 1, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये भी कभी IIT जेई में पूछा गया। एक प्रॉपर्टी आपको याद दिला देता हूँ, log m बेस n की प्रॉपर्टी, और वो होती थी log m डिवाइडेड बाई log n। बस इस प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना है और आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का आप खास ध्यान रखें, log m बेस n। तो ये प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया और जहाँ जहाँ पर ये दिख रहा है उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। बस यहाँ पर जहाँ 1 1 दिख रहा है ना, जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर log y बाई log x है और यहाँ पर log z बाई log x है। तो यहाँ पर हमने 1 ही रख दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर log x बाई log y हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ log z बाई log y हो गया। और थर्ड में भी ऐसे ही हो गया, log x बाई log z log y बाई log z और यहाँ 1 हो गया। अब बस अगली लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम क्या करें, फर्स्ट वाली रो से हमने 1/log x कॉमन ले लिया, सेकेंड से 1/log y कॉमन ले लिया और थर्ड से log z कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा log x log y और log z। सेकेंड में भी ऐसे ही आ जाएगा log x log y log z और थर्ड में भी यही आ जाएगा log x log y और log z। और कोई भी दो रो या कॉलम अगर इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं,
तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होती है, तो तीनों ही है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कोई भी दो रो आइडेंटिकल होनी चाहिए, यहाँ पर तो तीनों ही आइडेंटिकल है, R1 बोलो R2 बोलो या C1 बोलो C2 बोलो, ये सब आइडेंटिकल है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। बाकी आप NCERT की एक्सरसाइज करते जाए।